हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर। मैं आशा करती हूँ आपको अपना मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आए। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास की जानकारी और इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास जानने के स्रोत 3 भागों में डिवाइड है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा है साहित्यिक स्रोत। अभी हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। अब पर हम इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। हम इसमें हमारा कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए जो हमसे छूट जाए। तो हम इनको पूरा डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से हमें पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है वह हम पहले देख लेते हैं। सिक्के, अभिलेख, चित्रकला, गुफा, मूर्तिकला आदि जानकारी इससे मिलती है हमको। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। हर चीज़ को हम डिटेल से कवर करेंगे कि ताकि हमारा कोई टॉपिक छूटे ना। तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के चलाए हैं वो मौर्य वंश में चलाए गए हैं। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक ने चलाए। अब इसमें गौर करना, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक ने चलाए। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यहाँ आ गई सर्वाधिक। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त वंश के शासक ने। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासक ने चलाए। राम और सीता की अंकित, मतलब जिस सिक्कों पर राम और सीता के छवि थी वह सिक्के किसने चलाए? ये क्वेश्चन आया है। तो ये सिक्के चलाए थे अकबर ने। हाथ में शराब लिए हुए अंकित सिक्के किसने चलाए? तो वो चलाए थे जहांगीर ने। वीणा बजाते हुए अंकित सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए, क्योंकि वह संगीत प्रेमी था तो उसने सिक्कों पर अपना ही छवि प्रदर्शित करी है वीणा बजाते हुए। तो उसकी ये साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमें इतिहास जानने के लिए मददगार है। तो आगे हम पढ़ते हैं अभिलेख। सिक्के हमारे कवर हो गए, अब हम पढ़ते हैं अभिलेख। तो अभिलेख कौन कौन से हैं हम पहले ये पढ़ते हैं। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, वशु बर्मन का मंदसौर अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, गोमती बलश्री का नासिक अभिलेख। हमको इनसे डिटेल मिलती है इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुफाएं। तो गुफा क्या है? बस हमें गुफा अजंता की गुफाएं, जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो हमारा पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ये 2 भागों में डिवाइड है, साहित्यिक स्रोत धार्मिक और लौकिक। तो धार्मिक में क्या क्या आता है? वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, वेदांग, मतलब ये सारी डिटेल आती हैं। और लौकिक साहित्य में कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदायी, बाणभट्ट की हर्षचरित और कांदम्मन की नीतिसार। तो इनसे हमको डिटेल मिलती हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? वेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों का अर्थ क्या है? ज्ञान। रचनाकार महर्षि कृष्ण, वेद व्यापन वेद व्यास जी। रचनाकार मतलब इन वेदों की रचना किसने की? तो महर्षि कृष्ण वेदायन वेद व्यास जी ने की थी। चर्चा, इसमें वेदों में चर्चा किसकी मिलती है? तो आर्यों का आवागमन और उनकी बसने की जानकारी, कि आर्यों का हमारे भारत में आवागमन कैसे हुआ, कि वो भारत कैसे आए और वो किस तरह से हमारे भारत में आकर बसे। तो हमने बताई थी ना वेदों की संख्या 4 है। तो हम वेदों को एक एक बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होर्तु। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? धन्वंतरी।
ऋग्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो हमारा ये ऋग्वेद कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं और यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। तो हमारे 2 वेद कंप्लीट हुए। अब हमारा तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद के रचयिता भरत मुनि हैं। मतलब सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को उदार्थ कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद के रचयिता भरत मुनि हैं और सामवेद संगीत से संबंधित है। संगीत का जनक सामवेद ही है। ठीक है, सामवेद से ही संगीत का जन्म हुआ है। अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के रचयिता विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी ने अथर्ववेद की रचना की है। और अथर्ववेद वैसे कन्या के जन्म की निंदा भी करता है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुराण। तो पुराण के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। इन्होंने पुराणों की रचना की है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें 10 अवतारों का उल्लेख है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। जो वायु पुराण है वह किसकी जानकारी देता है? गुप्त वंश की। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं उपनिषद। पुराण पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना या गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। तो उपनिषदों से हमारा जो भारत का आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे महाकाव्य। तो भारत के महाकाव्यों की संख्या तो 2 है, एक महाभारत और रामायण। तो आप समझोगे कि बस ये नाम बताएंगी, पर हम इनको थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। महाभारत, ठीक है, और रामायण को डिटेल से पढ़ते हैं हम। तो महाभारत है हमारा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का, केवल भारत का नहीं, विश्व का। रचयिता कौन है इसके? वेद व्यास जी। रचना काल क्या है? 400 ईसा पूर्व। भाषा, किस भाषा में लिखा गया है ये महाभारत? तो वो संस्कृत भाषा है। और महाभारत का अन्य नाम भी है जय संहिता। महाभारत में किसकी चर्चा मिलती है? कौरवों और पांडवों के युद्ध का विवरण मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रामायण को डिटेल से। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इनका रचना काल 400 ईसा पूर्व है। जब ये रामायण की रचना हुई तो ये 500 ईसा पूर्व के करीब हुई थी। ठीक है, तो अकबर और शाहजहां ने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, फारसी में अनुवाद कराया था अकबर और शाहजहां ने। अब हम पढ़ते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग हमारे 6 कौन कौन से, उनको हम एक नज़र में देखते हैं। निरुक्त, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। अब हमारा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब हमारा है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हमने बच्चों पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पढ़ लिया। अब हमारा बच्चा है बस विदेशी यात्रियों का विवरण। 2 हमने बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट किया। तो हम देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसमें भी ये 3 भागों में डिवाइड है, अरबी लेखक, चीनी लेखक, यूनानी लेखक। तो अब हम इनको देखते हैं। तो अरबी लेखक में आता है अलबरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। चीनी लेखक में आते हैं फाहियान, हैंसांग, इत्सिंग।
और यूनानी लेखक में हेरोडोटस, निरियाकस, मेगास्थनीज। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इनको डिटेल से। तो अरबी लेखक अल बरूनी, ये सोमनाथ मंदिर के समय भारत आया। ठीक है, जब सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हुआ था तो उस समय ही भारत आया था। मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहा था तो मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम तहकीकात हिंद है, जिससे हमें भारत को जानने की थोड़ी सी डिटेल मिलती है। मार्को पोलो, यह मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मतलब जितने भी मध्यकालीन में यात्री आए उन सभी का ये राजकुमार, मतलब कम एज वाला था। इब्न बतूता, ये 1335 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया और यह मोरक्को का निवासी था और इसकी पुस्तक का नाम रहेला था। चीनी यात्री, अब हमने पढ़ लिया, अरबी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे चीनी यात्री। तो चीनी यात्री फाहियान था। ठीक है, पहला प्रथम चीनी यात्री है। मतलब चीनी यात्री तो पहले आए हैं, पर जो ये है वो प्रथम चीनी यात्री है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। भारत में यह 15 वर्ष तक रहा, मतलब इसने यात्रा की 15 वर्ष तक। और इसने अपनी पुस्तक में भारत दशा का विवरण किया है। ठीक है, हैंसुआंग हर्षवर्धन के समय भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया। इसको यात्रियों का सम्राट कहा जाता है, मतलब जितने भी यात्री आए उन सभी का सम्राट कहा जाता है। और इसकी पुस्तक का नाम CU की है, इत्स सिंह। ठीक है, तो इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण किया है। आगे हम देखते हैं यूनानी यात्री है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। मतलब इतिहास का पिता, इतिहास का जनक कौन है, तो वो हेरोडोटस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है। और इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इतिहास का जनक कौन है, तो वो हेरोडोटस है। मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीज और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, पिलनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है। यह पुस्तक भारत और इटली के बीच व्यापार की जानकारी देती है। तो अब हमारा पूरा हुआ कंप्लीट ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए आगे ऐसी नई नई वीडियो लाती रहूँ।